नमस्कार दोस्तों। हमने एक बात सुनी है कि कर्मा एक दिन वापस आता जरूर है और शायद कर्मा ही है जिसने यूरोप की एंकड़ी को निकालने का काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने बड़ी कोशिश करी कि पूरे दुनिया में कॉलोनाइजेशन हो, इनकी ही चले, किसी और की चले नहीं, और इन्होंने कंपनीज को और कंट्रीज को अपने नीचे रखा। आज जिसे इन्होंने एशिया में और अफ्रीका में जाकर इतना गंद डालने की कोशिश करी यूरोपियंस ने, आज इन्हीं के कंट्री में गंद पड़ना शुरू हो गया है। पुतिन भी क्या वो खेल रहा है वहां पर गेम कि उसने कोशिश करी है कि अब रशिया ने कोशिश करी है कि सर्दी के टाइम पर यूरोपियंस को ठंड में मारना है, गैस की सप्लाई बंद करने वाले हैं। उधर कतर है, कतर ने भी आंखें दिखानी शुरू कर दी यूरोपियंस को। इसके ऊपर बात करेंगे बड़ी डिटेल में उमेश जी के साथ कि ऐसा क्या चक्कर है कि आज कतर है वो कतर रहा है यूरोप को, और रशिया है वो ठंड में मारने की कोशिश कर रहा है। वो भी 1 जनवरी को उसने गैस ही बंद कर दी यूरोप की। अब इसके ऊपर आगे जाकर होगा क्या? ऊपर से आ रहा है ट्रंप, उसने बोल दिया है कि मैं थोड़ी ऐसी तैसी फेरनी फेरनी है। अब देखते हैं आगे जाके होता है क्या। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, यूरोप को ठंड में मारने की प्लानिंग है क्या? देखिए, ये जो रशिया और यूरोप के कुछ कंट्रीज के बीच में अग्रीमेंट हुआ था 5 साल का, कि उन्होंने उन कंट्रीज, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ बेसिकली उनका एक अग्रीमेंट हुआ है कि वो रशिया की गैस यूक्रेन के थ्रू सप्लाई करेंगे। ये करार खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 2024 को, जो कल। और अभी आपने देखा है कि यूक्रेन ने भी बोल दिया है कि वो अलाउ नहीं करेगा रशियन गैस टू पास थ्रू इट्स टेरिटरी। वो यूक्रेन डायरेक्टली बोलता है कि अब ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को आपको गैस चाहिए तो आप हमसे ले लीजिए, आप रशियन गैस आने नहीं देंगे। तो रशिया ने भी सोचा हमें भी कोई जरूरत नहीं है, हमने अपना जो गैस का जो अलोकेशन है वो ऑलरेडी अलोकेट कर दिया है। रशिया इज नाउ द सप्लाइंग गैस टू चाइना, आपको मालूम ही है। ठीक है। तो इस कारण रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इधर की जो गैस है दैट वुड बी डाइवर्टेड टू चाइना। ओके। एंड इसमें अब देखिए, इस बार यूरोप में बोल रहे हैं सबसे ज्यादा ठंड पड़ने वाली है, और ये उस टाइम पे बंद कर रहे हैं, जिसके कारण गैस प्राइसेस बढ़ेंगे। और गैस प्राइसेस बढ़ने से यूरोप की इकोनॉमी ऑलरेडी रिसेशन में है, वहां की इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, ग्रोथ रेट नहीं है, और इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। तो मेरे हिसाब से एक तरह से यूरोप हैज इनवाइटेड, जो बोलते हैं ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, वैसा हो चुका है। दे हैव इनवाइटेड द ट्रबल। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि जो यूरोप और रशिया के बीच में बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन हो रहा था यूक्रेन युद्ध से पहले। ठीक है। द यूरोपियन यूनियन वॉज गेटिंग क्लोजर टू रशिया बिकॉज ऑफ एनर्जी डिपेंडेंस ऑफ यूरोप ऑन रशिया। नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन जो चल रही थी, इट वाज द मोस्ट क्रिटिकल जो पाइपलाइन है जिससे गैस फ्लो होती थी फ्रॉम द रशियन मेनलैंड टू यूरोप थ्रू द बाल्टिक सी। ठीक है। और आपको मालूम है कि वो जो पाइपलाइन है उसको ब्लास्ट कर दिया गया। और इनफैक्ट आपको याद होगा नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन का भी इनॉग्रेशन शॉर्टली था। तो यूरोप ने क्या किया, रशिया से जो उनकी एनर्जी सप्लाई हो रही थी उसको बंद कर दिया। ठीक है, अपने आप ही। क्योंकि बोला जाता है कि ये पाइपलाइन उड़ाई है अमेरिका ने, ताकि यूरोप इंटरग्रेट ना हो सके रशिया के साथ। और जैसे ही अगर यूरोप इंटरग्रेट हो जाता है तो नेटो, जो प्रिडोमिनेटली अमेरिकन लेड अलायंस है, वो वीक हो जाता है। तो अमेरिका ने क्या किया, नेटो का प्री एमिनेंस बनाने के लिए, यूरोप को अपना एक वसाल स्टेट बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, ये नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन उड़ा दिया, जिसके कारण सप्लाई बंद हो गई। अब जो यूरोप क्या कर रहा है, एलएनजी टैंकर में वो गैस अमेरिका से ही ले रहा है 3 टाइम्स द प्राइस। तो एनर्जी के जो कॉस्ट है यूरोप में बढ़ चुका है। अब यही डायनामिक्स है, और यूक्रेन वॉर भी इसके लिए ही हुआ है, आपको मालूम होगा तो। रशिया ने बोल दिया है कि यूक्रेन को आप नेटो में मत लीजिए, यूरोपियन मेंबरशिप देना चाहते हो तो आप दे दीजिए। और पर
यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की माने नहीं। उन्होंने बोल दिया कि वो नेटो के साथ जाएंगे, नेटो से उन्होंने मेंबरशिप भी अप्लाई कर दी। और सुमित जी, एक चीज था, नन ऑफ द एग्जिस्टिंग मेंबर्स इन नेटो वांटेड यूक्रेन टू बी पार्ट ऑफ ईयू, पर फिर भी अमेरिका ने उनको कैसे भी इस इश्यू को रख के आगे बढ़ाया और उनको मेंबरशिप देने वाले थे, तब रशिया ने इन्वेट कर दिया और उन्होंने वहां पे भी जाके उन टेरिटरीज को कैप्चर किया जो रशियन डोमिनेटेड है, जो रशियन पॉपुलेशन है उधर, और एथनिकली रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है, जिनका दमन जेलेंस्की कर रहा था। तो एक तरह से उसने लिबरेट किया। जैसे अभी बांग्लादेश में आपने देखा है, हिंदूज को प्रॉब्लम कर रहे हैं, वहां की जो सीआईए का पपेट है यूनिट, तो इंडियन गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रही है, बट रशिया ने क्या किया, अपने लोगों को बचाया, रशियन स्पीकिंग पीपल को। तो एक तरह से यही एक रीजन है जो रशिया और यूक्रेन का वॉर का सारांश यही है। और आपको मालूम है, यूरोप की जीडीपी डाउन जा रही है, रिसेशन में है, और आगे जाके इससे और भी हालत खराब होने वाली है। और आपको ये भी मालूम है कि मेनी ऑफ द जर्मन इंडस्ट्रीज आर लोकेटिंग टू अमेरिका। तो एक तरह से यूरोपियन इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम आ चुके हैं। और देखिए, अभी यूरोप की पॉलिटिकल सिचुएशन भी खराब है। जर्मनी में सरकार गिर गई है, फ्रांस में सरकार गिर गई है, और जर्मनी और फ्रांस आर द टू मेन जो बोलते हैं पावर्स है पिलर्स। ईयू के अंदर, पिलर्स पिलर्स है। और वहां पे भी अगर फार राइट आ जाते हैं तो वो बोलेंगे हमको ईयू से कोई मतलब भी नहीं है। क्योंकि आपको मालूम होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया अगर नेटो चलाना है, जो आप अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर 2% करती है उसको 5% कर दीजिए, तभी नेटो चलेगा। अब प्रॉब्लम क्या किया, इन्होंने रशिया के साथ दुश्मनी कर ली है। अब ऐसी दुश्मनी है जिसकी वो खाई भर नहीं सकते हैं। अब अब ये दोनों कंट्रीज मिलके अगर अगर यूरोपियन यूनियन रशिया से अगर बात भी करे तो किस मुंह से करेगा? आपको मालूम है जो जेसन स्टोलनबर्ग है, वो अगर ही इज द वन ऑफ द मेन कल्प्रिट, ठीक है। और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जो फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, युद्ध के दौरान मुझे याद है 3 महीने का युद्ध, 3 महीना जब बीत चुका था युद्ध के दौरान, जेलेंस्की वाज रेडी फॉर अ ट्रूस विद रशिया। तो ये आदमी उधर जाके जेलेंस्की को बोलता है युद्ध कंटिन्यू करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो आज यूरोप को कैसे भी यूरोप चाहकर भी अमेरिका के अगेंस्ट नहीं जा सकता। भले ही उधर जर्मनी एक महाशक्ति बोलते हैं, पर उनके पास खुद की आर्मी नहीं है। यूरोप इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। अमेरिका। इस रिसेशन सर में दे विल हैव टू स्पेंड मोर ऑन डिफेंस आल्सो। सर जैसे आपने बोला कि एक एग्रीमेंट था यूरोप का रशिया के साथ, जो 5 साल का एग्रीमेंट था वो खत्म हो गया। अगर एक एग्रीमेंट खत्म हो गया है, उसे रिन्यू भी कर सकते थे। और जो इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो ओवरनाइट खत्म नहीं होते और ना ही ओवरनाइट साइन होते हैं। उसके पहले डिप्लोमेटिकली 6 महीने साल पहले से काम होना शुरू हो जाता है। क्या यूरोप को नहीं पता था कि आगे जाकर मेरा एग्रीमेंट खत्म होने वाला है, हमें गैस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो रशिया के साथ हम इसे रिन्यू करें? उसे जानबूझकर उन्होंने रिन्यू नहीं किया या करने नहीं दिया गया? सर करने नहीं दिया गया सर। अमेरिका तो 3x प्राइस में अपने एलएनजी टैंकर भेज ही रहा है। अभी रशिया क्या है, 10% ऑफ द गैस सप्लाई करता था यूरोपियन नीड्स को, ठीक है। अब वो 10% भी अमेरिका के पास जाएगा। और युद्ध से पहले 40% ऑफ द रशिया यूज टू सप्लाई 40% ऑफ द गैस रिक्वायरमेंट टू यूरोप। तो आप सोच लीजिए इसमें ये दिखती बात है सर, इसमें फायदा अमेरिका को है। और मैंने आपको ये बता दिया कि यूरोप ने अभी दुश्मनी ले ली है रशिया से, उनके पास कोई उपाय भी नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया 2% से 5% करना पड़ेगा आपको। तो आप इस सबको अमेरिकन हथियार खरीदने ही पड़ेंगे। अगर बाई चांस आप समझिए अगर वो 10 बिलियन अभी खर्चा कर रहे हैं तो उनको 25 बिलियन करना ही पड़ेंगे। सिंपल है। वो तो बिल्कुल सिंपल है। सर एक चीज और बताइए, रशिया का तो समझ आ गया कि भी एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं करने दिया। कतर को क्या प्रॉब्लम आ गई कि उसने बोल दिया कि भाई हम भी अपनी गैस सप्लाई यूरोपियन यूनियन को बंद कर देंगे।
वहां पर क्या प्रॉब्लम आ गई उनको? सर ये यूरोप का नाटक चलता रहता है, उनके नए लेबर लॉस, उनके जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हैं, वो सब वो इंडेक्स निकालते रहते हैं। कतर इज वेरी मच क्लियर कि हम ये सब कुछ फॉलो करने वाले नहीं है। ओके, अगर और इन्होंने एक और एक चीज क्या किया, कतर को बोल दिया है, अगर आप ये नॉर्म्स फॉलो नहीं करते हो, आपकी टोटल रेवेन्यू का 5% आपको यूरोपियन यूनियन को देना पड़ेगा। अब कतर ने बोल दिया भाड़ में जाओ, हमें भी नहीं देना तुम्हें क्या। सर, ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूं कि मिडल ईस्ट जो कंट्रीज हैं उन्हें ह्यूमन राइट्स के लिए यूरोपियन यूनियन बोल रहा है, वो भी कब? जब उनकी अपनी गैस बंद हो गई है, तेल मिल नहीं रहा और मिडल ईस्ट से पंगा ले लिया। ये तो सर अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं है, दोनों पैरों पर कुल्हाड़ी जो है, कुल्हाड़ी के ऊपर रख दिया पैर यूरोप ने। सर ये भारत को भी लेक्चर दे रहे थे कि आप यूक्रेन से, आप रशिया से तेल ले रहे हैं, तो आप इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन वॉर। जबकि खुद यूरोपियन यूनियन 6 टाइम्स द प्राइस, 6 टाइम्स द क्वांटिटी, वॉल्यूम और वैल्यू के तेल और ऑयल रशिया से ले रहा था। उधर कुछ नहीं बोलता यूरोपियन यूनियन। तो ये यूरोपियन यूनियन का हिपोक्रेसी एक्सपोज करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हिपोक्रेसी करता है। अब यानी कि कतर है, उसने भी आंखें दिखानी शुरू कर दी, रशिया ने आंखें दिखानी शुरू कर दी, मोदी जी की जो टीम है वो तो यूरोपियन यूनियन को हर रोज आंखें दिखाता ही है। सर, आपको नहीं लगता कि जो ये प्रॉब्लम्स है यूरोप की, इकोनॉमिकली ऑल्सो, मिलिटरीली ऑल्सो, ऊपर से ट्रंप आ रहे हैं जिन्होंने इनकी वाट लगाने की कसम खाई हुई है कि यूरोपियंस की एंकड़ी निकालनी है। ये क्या चक्कर है कि सारी दुनिया अब यूरोप के पीछे पड़ गई है कि इनको अब अपने पैरों पे खड़े होने नहीं देना है? क्या ये भी डीप स्टेट की प्लानिंग है या यूरोप का खुद का ये कुकर्म है, कर्मा पे बैक कर रहा है उनको? सर इट्स अ कर्मा पे बैक। देखिए यूरोपियन यूनियन हमेशा ही एक चीज है कि उन्होंने अपनी मिलिट्री पे कभी ज्यादा स्पेंड किया ही नहीं। उन्होंने अपना मिलिट्री बजट दे हैव आउटसोर्स्ड इट टू अमेरिका। अमेरिका इसमें खर्चा कर रहा था। अब ट्रम्प आते हैं, वो बोलते हैं कि व्हाई शुड वी इंकर कॉस्ट फॉर यूरोपियन सिक्योरिटी। यूरोप नीड्स टू पे फॉर इट्स सिक्योरिटी। तो उन्होंने अभी जो डिफेंस बजट में 2% रिक्वायरमेंट है स्पेंड करने के लिए, उसको 5% कर दिया है। बोल दिया आपको करना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको वो सिक्योरिटी नहीं देंगे। आज जर्मनी जैसी कंट्री है, उसकी भी औकात नहीं है कि वो रशिया के सामने खड़ा भी हो सकता है। ठीक है, फ्रांस के पास जरूर न्यूक्लियर वेपन्स है, तो ओनली कंट्री विच इन ईयू विच हैज न्यूक्लियर वेपन्स इज फ्रांस। फ्रांस की मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है, बट सर वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो रशिया के अगेंस्ट खड़ी हो सके। उनको कहीं ना कहीं दे नीड द सपोर्ट ऑफ अमेरिकन। तो मेरा ये मानना है कि आगे जाके प्रॉब्लम तो बढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन के, की जो हिपोक्रेसी है, उनकी जो हेकड़ी है, उसको निकालेंगे और उनकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करेंगे। चलिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि एंकड़ी जो है निकालनी जरूरी होती है, और सारी दुनिया ने अगर कसम खा ली है कि इनकी एंकड़ी निकालनी है यूरोपियंस की, तो ये निकाल कर ही रखेंगे। अगर कतर जैसी कंट्री जिन्होंने हमेशा यूरोप को सपोर्ट किया है, आज उन्होंने भी आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं, इसका मतलब है कि बुरे दिन यूरोप के आने वाले हैं। और जो एनर्जी कॉस्ट है वो इतनी बढ़ चुकी है आज की डेट में कि यूरोपियंस की ऑलरेडी हवा निकली पड़ी है, और हवा भी ऐसी निकली है कि अब वो खड़े नहीं हो सकते। इट विल टेक देम सेंचुरीज, आई थिंक सो, नॉट डेकेड्स, टू अगेन कम बैक टू द सेम लेवल एज बिफोर। चलिए, इसी को कर्मा बोलते हैं। ठीक है सर। सर आपने बोला है कि आने वाली है, आ चुकी है सर। उधर उसका आ रिसेशन हो चुकी है, चुका है। 2 क्वार्टर से तो वो नेगेटिव बिल्कुल। ग्रोथ कर ही रहे हैं। अनदर 2 क्वार्टर अगर नेगेटिव ग्रोथ आ जाता है तो इसको डिक्लेयर कर देंगे डिप्रेशन। तो फिर सर यस। और भी ज्यादा प्रॉब्लम आएगा यूरोपियन यूनियन को। उनके कॉस्ट बढ़ते जाएंगे, एनर्जी बिल्स बढ़ते जाएंगे, और मेरे हिसाब से आप बहुत सारे एक्सट्रीम मेजर्स भी देखेंगे उधर की सरकार को लगाना पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि एनर्जी कंजम्पशन कम करने के लिए। सर, हाउ कैन दे रिड्यूस द कंजम्पशन? बिकॉज आगे सर्दियां हैं, सभी के वहां पर जो एनर्जी कॉस्ट है साल में मैक्सिमम होती है इस टाइम पर, और अगर इस बार गैस नहीं मिली तो यूरोपियंस का क्या हाल होगा, ये वक्त ही बताएगा। एनीवेज, दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच हैड टू बी डिस्कस्ड। थैंक यू सर। जय हिंद। जय सिया राम।